Good morning, students. Today we are continuing our chapter Indian Economic on the Eve of Independence. Our next topic in the series is Agriculture sector on the eve of independence. Agriculture sector की क्या condition थी? On the eve of independence, Indian agriculture sector revealed the following characteristics. First, low production and productivity. प्रोडक्शन बहुत लो था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो थी. प्रोडक्शन का मीनिंग जो होता है टोटल आउटपुट कितना है, और प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है पर हेक्टर कितना आउटपुट हो रहा है. वो दोनों ही बहुत कम थे. ये कंडीशन थी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ये कुछ डेटा गिवन है आपको कि 1947 मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम और 2018-19 में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वीट और राइस की कितनी थी. तो ये उस टाइम बहुत ही लो थी. ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का फर्स्ट फीचर है. सेकंड फीचर है आपके हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. क्या थे कि फार्मर्स जो थे वो बिल्कुल इलिटरेट थे. उनको यही लगता था कि अगर रेनफॉल हुआ तो हमारी फार्मिंग अच्छी हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं होगी. वो कोई और ऑप्शन उनके पास थे अवेलेबल, बट वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे क्योंकि वो क्या थे, इलिटरेट थे. और ब्रिटिशर्स ने भी कोई एफर्ट नहीं लगाया अपनी ओर से कि उनको इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी फार्मर्स के बारे में. फिर थर्ड है आपके डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि फार्मर जो है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद की फैमिली के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही प्रोडक्शन करते थे. तो ये था उस टाइम डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. मीन्स वो कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करते थे. खुद को जितनी ज़रूरत है उतना आप उगाओ, और बाकी अगर कोई बच जाता है लिटिल सरप्लस, उनका मेन एम ये नहीं होता था कि मार्केट में सेल करना. मेन एम यही है कि फैमिली वालों का जितना कंजप्शन है उतना प्रोडक्शन कर ले. फिर भी अगर कुछ बच जाता था तो वो उसको मार्केट में सेल कर देते थे, बट मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से अपन प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करते थे. फिर नेक्स्ट है आपके गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल. ऑनर्स जो थे आपके लैंडलॉर्ड और टिलर्स जो फार्मिंग एक्टिविटी करते थे, उनके बीच में गल्फ थी. गल्फ क्यों थी? क्योंकि टिलर्स को ऑनर नहीं बना रहे थे, और ऑनर जो थे वो क्या करते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे. उससे क्या हो रहा था, उनके बीच में गल्फ जो खाई है वो बढ़ती जा रही थी. फिर फिफ्थ पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड कहीं और है, एक लैंड कहीं और है, ऐसे करके 3 लैंड्स मान लो कहीं और है आपके अलग अलग जगह पे, और इनकी कॉस्ट भी लग रही है अलग अलग. उनके ऊपर भी आपको मतलब उनकी एक तरीके से बोले तो उनके ऊपर जो भी एक्टिविटी करनी है तो अलग अलग कॉस्ट आपको बेयर करने लगेगी. मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो अलग अलग लगेगी. फिर एक तो आपके पास ऑप्शन हो गया एक बड़ा लैंड हो एक ही जगह पे, और एक ऑप्शन है स्मॉल लैंड्स 3 अलग अलग पार्ट्स में. तो उनमें से बेटर ये रहता है कि आपके पास एक ही लैंड हो, क्योंकि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. तो इस वजह से भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो रही थी. उसका रीज़न क्या था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटेड मीन्स होता हुआ है छटा हुआ, बटा हुआ, एक तरीके से बोले तो एक इधर एक उधर, सम पीस हियर सम पीस देयर, इसको बोलते हैं आप फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स. तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स था. फिर नेक्स्ट है आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज. लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था, ज़मींदार थे. ज़मींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करते थे, और कलेक्ट किससे करते थे, टिलर्स से कलेक्ट करते थे. अब जितना उनको गवर्नमेंट को पे करना होता था उससे ज़्यादा वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे. और इस वजह से क्या हो रहा था, ज़मींदार जो है वो लैविश लाइफ जी रहे थे. लैविश लाइफ मीन्स बहुत शाही लाइफ जी रहे थे. तो ये था उनकी सिचुएशन.
और एक चीज़ और है कि ज़मींदार पे कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन भी नहीं थे, वो चाहे जितना टैक्स आपके ऊपर चार्ज कर सकते थे फार्मर्स के ऊपर। तो इस तरीके से फार्मर्स ने जो ज़मींदार थे उन्होंने उन टिलर्स को या फार्मर्स बोल लो आप, उनकी सिचुएशन ख़राब कर दी थी। उसका रीज़न ये था कि फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि वो कोई वर्क ढूंढ सके। तो ये इस पॉइंट में होता है कि जो टिलर्स है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको फोर्सफुली उनमें लैंड में वर्क करना होता था। फिर सेवन्थ है आपके फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन तो किया उन्होंने। कॉमर्शलाइजेशन का मीनिंग उनको ये मतलब फोर्स किया कि आप मार्केट में सेल करने के लिए भी चीज़ें बनाओ। बट होता क्या था, मेन चीज़ जो थी आपके वो थी कॉमर्शियल क्रॉप में इंडिगो। इंडिगो मीन्स होता है आपके कपास। तो इसमें क्या होता था, वो इंडिगो को कलर करने के लिए यूज़ होते थे, डाइंग में वर्क यूज़ आता था ये आपके। तो क्या होता था कि अगर आप इंडिगो की फार्मिंग करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या, सॉरी इंडिगो मीन्स होता है नील। नील जो है आपके वो कलर करने के काम आता है, डाइंग करने के, ब्लीचिंग करने के। तो ऐसा था उस टाइम के इंडिगो की खेती करते थे वो, तो उससे क्या होता था, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। पर फार्मर्स को पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया ये चीज़ करनी है तो आपको करनी ही पड़ती थी। बट ओवरऑल आपकी लैंड फर्टिलिटी उससे क्या हो जाती थी, डिक्रीज़ हो जाती थी। तो ये थी आपके फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें क्या होता था, कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, शुगर कैन, इन सब को क्या था, डिमांड ज़्यादा थी। तो फार्मर्स को कॉमर्शियल क्रॉप जैसे इंडिगो जो है उनको उगाने के लिए फोर्स किया जाता था। और इंडिगो अगर आप उगाओगे तो उससे क्या होता था, फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती थी। बट उनको तो अपना फ़ायदा देखना था, क्योंकि इंडिगो से जो नील होता है उससे उनको क्या होता था, अपने जो क्लोथ्स का बिज़नेस था उसमें वो क्या कर सकते थे, कलर का वर्क कर सकते थे। तो उनका फ़ायदा देखने के चक्कर में इन टिलर्स का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ये आपके ध्यान रखना है कि ब्रीफली आपके क्या क्या पॉइंट्स है, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू ह्यूज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। फिर है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, और फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स आपके किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर नेक्स्ट है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या थी, 2 चीज़ें थी। कौन सी 2 चीज़ें, तो देखो फर्स्ट क्या है, डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या थी उनकी, कि यहाँ से फ़ॉरेन में आप कहीं भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, ताकि क्या हो, आपकी कॉस्ट बढ़ जाए और आपका गुड्स जो है वो मार्केट में सेल ना हो। जबकि यहाँ से अगर ब्रिटिश के पास जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है या ब्रिटिशर्स से यहाँ आ रहा है, तो कोई टैक्स नहीं था। मतलब ब्रिटिश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो तो कोई टैक्स नहीं, और अदर कंट्रीज से करो तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ थी। इससे क्या होने लगा कि उनके मार्केट में लॉस होने लगा, और इस वजह से उनको अपना मार्केट बंद करना पड़ा, डिक्रीज़ हो गए हैंडीक्राफ्ट। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। पूरे वर्ल्ड में फेमस था ये, बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू देयर डिके। It was due to discriminatory economic and political policies pursued by the British government. Discriminatory means भेदभाव करते थे वो। Following points may be need as regard. First point है discriminatory tariff policy of the state. State यहाँ पे मीनिंग होता है गवर्नमेंट का। State means राज्य नहीं है आपके, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कौन यूज़ करती थी, गवर्नमेंट यूज़ करती थी। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया।
इंडिया से हैंडीक्राफ्ट का जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, तो वो टैरिफ फ्री होता था कि उस पर टैक्स नहीं लगता था। और वहाँ से इंपोर्ट भी क्या होता था, टैरिफ फ्री होता था, ताकि क्या है कि उनकी कॉस्ट कम रहे और वो मार्केट में मतलब अपना प्रॉफिट अर्न कर सके अच्छे से। But at the same time, heavy duty was placed on the export of Indian handicraft products, which reduced the competitiveness in the international market. और अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी टैक्स की वजह से, तो आप इतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे। फिर नेक्स्ट है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। प्रिंसली कोर्ट का मीनिंग क्या है, देखो उससे पहले जो थे आपके नवाब, राजा, प्रिंसेस, ये थे ब्रिटिशर्स के पहले। और ब्रिटिशर्स से के आने से पहले इन्होंने क्या कर रखा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को पेट्रोनाइज कर रखा था, मतलब सिक्योर कर रखा था, एक तरीके से पेट्रोनाइज किया हुआ था, सिक्योर किया हुआ था, सेफ्टी दे रखी थी कि आप अच्छे से अपना बिजनेस करो, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ कि ये प्रिंसली कोर्ट हटा दिए गए, प्रिंसली कोर्ट क्या कर दिया, हटा दिया गया, और ब्रिटिशर्स जो है वो अपना रूल ही चलाने लगे। और वो उनके बाद जो रूल बनाए गए उससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्रीज होने लगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब देखो एक चीज़ है कि अगर आपका गुड्स मशीन में बन रहा है एक तो, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है एक तो मशीन में बन रहा है और एक हैंडमेड प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट का, तो दोनों में से क्वालिटी जो है वो मशीन मेड प्रोडक्ट की अच्छी होगी। क्योंकि जैसे एक मान लो कोई शर्ट है, मशीन मेड होगा तो सबका शर्ट के क्या होंगे, एकदम एक ही साइज़ के होंगे, अलग अलग साइज़ के नहीं होंगे। जबकि हैंड मेड होंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे वो क्या थे, बिल्कुल चीप रेट में मिल जाते थे। और आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट थे वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे। इस वजह से आप जो स्टिफ कंपटीशन था उस टाइम, उसमें आप कॉम्पीट नहीं कर पाए और आपको अपने एंटरप्राइजेस को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। इसमें क्या आता है, देखो वेस्टर्न पॉलिसी, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल वाले पीपल जो है वो एमर्ज हुए ब्रिटिशर्स के आने से। और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल वाले पीपल जो थे उनकी डिमांड को कौन फुलफ़िल करता था, ब्रिटिशर्स फुलफ़िल कर पाते थे। इंडिया वाले उनकी विशेष को फुलफ़िल नहीं कर पाते थे क्योंकि वो अपना कल्चर फॉलो करना चाह रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वेस्टर्न कल्चर जो डेवलप हुआ हो उनकी डिमांड को उन्होंने फुलफ़िल किया, और इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा हुआ। जबकि आपकी जो इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट था उसमें आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये था आपके न्यू क्लास जो एमर्ज हुई, वो थी आपकी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल पर। ये इंडियन के बिल्कुल अगेंस्ट में। ये तो आपको ध्यान ही है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो वेस्टर्न लाइफ के अगेंस्ट में ही थे। आज भी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को सही नहीं माना जाता है। फिर है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। फिफ्थ पॉइंट है आपके इंडस्ट्रीज़ में कि रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन भी किसने किया, आपके ब्रिटिशर्स ने किया। With the introduction of railways, size of the market of low-cost British products tended to expand, while it started shrinking for the high-cost Indian product. उसमें क्या होता था, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या कर रखा था कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए तो उन्होंने ये रेलवे की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी थी, क्योंकि रेलवे उस टाइम बहुत चीप और सबसे फास्ट थी, तो उनका गुड्स टाइम पे पहुंच जाता था। बट वो रेलवे की फैसिलिटी आपके इंडियन बिजनेस को ऊपर, इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर, मतलब ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। तो इस वजह से क्या होता था कि उनका प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता था। देखो एक तो रेलवे चीप थी तो उस वजह से उनका प्रोडक्ट चीप भी था और टाइम पे भी पहुंच जाता था, क्योंकि फास्टेस्ट भी थी उस टाइम। और आपका प्रोडक्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट में वो नहीं पहुंच जाता था, नहीं पहुंच पाता था टाइम पे। इस वजह से भी आपको क्या हुआ, नुकसान होने लगा। थैंक यू।